केदारनाथ उपचुनाव इस समय बेहद रोचक मोड़ ले चुका है। कांग्रेस की रणनीति इस समय भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है, तो भाजपा ने भी अपने सारे मोर्चे खोल दिए हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि संगठन से लेकर बूथ स्तर तक भाजपा हमेशा ही कांग्रेस से आगे रही है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कई मोर्चों पर कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ती दिखाई दी है। बीजेपी के संगठन में भी पहली बार बिखराव देखा गया। वहीं पहली बार कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में संगठित नजर आई। बावजूद इसके जमीनी तौर पर देखा जाए तो केदारपुरी यानी कि केदारनाथ विधानसभा की जनता कहीं भाजपा से खफा है तो कहीं कांग्रेस से। पहले बात मुद्दों की ही कर लें तो कुछ मुद्दे इस उपचुनाव की दिशा और दशा मोड़ने में अहम रोल निभा रहे हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका आम जनता के बीच काफी असर देखा गया है। बीजेपी इन मुद्दों का जवाब अभी तक खोज नहीं पाई है। यही बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बनती दिखाई दे रही है। सभी मुद्दों में सबसे अहम मुद्दा बनकर जो बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है वो है चारधाम यात्रा का कुमाऊं डाइवर्ट करने के बीजेपी सरकार पर लग रहे आरोप। ये एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा केदारनाथ उपचुनाव में उठा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार सरकार पर यात्रा प्रभावित करने का आरोप लगा रही है। हमने जब केदारनाथ विधानसभा में टूरिस्ट बनकर लोगों से बात की तो वहां के लोगों ने इसी मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। इस मुद्दे की हकीकत क्या है, इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा कोई भी बड़ा नेता जोरदार तरीके से अपना भाजपाई पक्ष रखने में नाकाम ही रहा। केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत रोजगार का सबसे बड़ा साधन सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ यात्रा है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या का रोजगार इस यात्रा से जुड़ा है। ऐसे में इस बार यात्रा पिछले साल की संख्या में कम रही। यात्रा का पीक सीजन अमूमन 2 या 3 महीने होता है, जब बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ आते हैं। ऐसे में यात्रा का 1 माह से ज्यादा समय बारिश से आई आपदा की भेंट चढ़ गया। जबकि शुरुआत में जिस तरह से धामों में भीड़ उमड़ी, उसके बाद सरकार ने जिस तरह रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को लागू किया, उससे भी केदारनाथ यात्रा पर असर पड़ा है और सीमित संख्या में लोग यहां पहुंचे। विपक्ष ने भी इस मुद्दे में आग में घी डालने का काम किया। विपक्ष का आरोप खास तौर पर गणेश गोदियाल ने अपने हर संबोधन में इस बात को उठाया कि सरकार ने जानबूझकर यात्रा को डाइवर्ट करने का काम किया है। गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि गुजरात की एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन का ठेका दिया गया। ऋषिकेश में ही रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ मची रही और लोगों के समय पर रजिस्ट्रेशन हुए नहीं। ऐसे में एक सीमित समय के लिए आए लोगों ने केदारनाथ की जगह अन्य जगहों पर ही जाना उचित समझा। विपक्ष का आरोप यह भी है कि सरकार ने कैंची धाम को 5वां धाम बताकर भी यात्रा पर प्रभाव डालने का काम किया। एक तरफ रजिस्ट्रेशन हुए नहीं तो यात्रा कैंची धाम की तरफ डाइवर्ट हो गई, जिसका असर केदारनाथ यात्रा पर पड़ा। जब यात्रा शुरू हुआ तो ये मुख्यमंत्री जी क्या करे, ये मुख्यमंत्री जी काम ही करे कि गुजरात में ये कंपनी लेना और जय कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम वो करे, और रजिस्ट्रेशन का काम नहीं किलोमीटर तक लाइन लगी से ना, लेकिन लोग रजिस्ट्रेशन करने मौका नहीं मिले। कल्पना से राय होटल चल जावा, कल्पना से फलाने बस अड्डा चल जावा, कल्पना से ना, और लोग तितर बितर करेगा, जानबूझ के लोग तितर बितर करेगा। इसी बात की नाराजगी केदारनाथ यात्रा से जुड़े उस हर कारोबारी को है जिनकी रोजी रोटी इस यात्रा से जुड़ी हुई है। हालांकि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर सफाई दी है और कहा है कि केदारनाथ यात्रा को डाइवर्ट करने का नैरेटिव विपक्ष ने किया है, जबकि ऐसा करना संभव ही नहीं है। मगर जिस तरह से सीएम धामी ने अपनी बात रखी और बाकी भाजपाई नेता खामोश से ही दिखाई दिए, उससे यह लगा कि इस चुनाव में कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निपटाने में लगे हैं। यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश हरिद्वार में भारी भीड़ और पहाड़ में भूस्खलन के कारण कई जगह यात्रा को रोकना पड़ा था। कुछ अधिकारियों की लापरवाही भी उसमें सामने आई, इसका मुझे खेद है, पर हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया। उसी का परिणाम है दूसरे चरण की यात्रा हमारी पूरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। भाइयों बहनों, इसके अलावा केदारनाथ यात्रा सीजन में भारी बारिश से बंद हुए मार्गों का खोलने में समय लगना, उससे भी यात्रा पर प्रभाव पड़ा। सरकार को जिस तरह यात्रा सुचारू करने में 50 दिन से अधिक का समय लग गया, उसको लेकर भी स्थानीय लोगों में नाराजगी है। हमने जब स्थानीय लोगों से बात की तो लगा
कि घोड़े खच्चर चलाने वाले और डंडी कंडी उठाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी वर्तमान सरकार के खिलाफ है। कांग्रेस इस मुद्दे पर यह नैरेटिव बनाने में सफल हुई है कि कुमाऊं को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने ऐसा किया है, जिससे अब यह चुनाव केदारनाथ वर्सेस सीएम धामी बन गया है। इस मुद्दे को धार दी है कांग्रेस नेता गणेश गोंदियाल ने, जो लगातार इसको उठाकर एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब होते फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। यही उनको इस चुनाव में बीजेपी को पीछे धकेलने में कामयाब होता दिखाई दे भी रहा है। इसके अलावा एक और मुद्दा है जो बीजेपी के सामने चुनौती बन रहा है, और वो है बेरोजगारी। हमने जब लोगों से बात की तो बेरोजगारी का मुद्दा पहली बार महिलाओं के मन में दिखाई दिया। आमतौर पर महिलाएं भाजपा की कोर वोटर उत्तराखंड में मानी जाती रही हैं। बीजेपी की उत्तराखंड में लगातार सफलता हासिल करने के पीछे महिलाओं के वोट ने अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इस बार महिलाएं मुखर होकर बेरोजगारी के खिलाफ बोल रही हैं। इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। रही सही कसर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने पूरी कर दी। एक तो महिलाएं पहले ही इस मुद्दे पर मुखर दिखाई दे रही हैं, ऊपर से बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान के लिए वोट मांग रहे हैं। बॉबी पवार की सभाओं में जिस तरह से महिलाएं जुटी हैं वो बीजेपी के लिए चिंता का सबब यकीनन होगा, क्योंकि इन्हीं महिलाओं के दम पर बीजेपी 2014 से लगातार उत्तराखंड में अपना प्रभुत्व बनाए हुए थी। ऐसे में अगर बीजेपी से इस बार इस सीट पर महिलाओं का वोट छिटका तो इसका असर चुनाव नतीजों पर साफ दिखाई देगा। वैसे बॉबी की धमक से कांग्रेस खेमे में भी खलबली है, क्योंकि बॉबी ने क्षेत्र न देख लगभग पूरे केदारनाथ विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान के लिए वोट मांगे हैं, फिर चाहे वो भाजपा का गढ़ हो या फिर कांग्रेस का। अब देखना बस ये है कि बॉबी पवार के आने से नुकसान किस पार्टी को ज्यादा होगा। रिजल्ट निर्दलीय के पक्ष में कितना होगा ये तो आने वाली 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा, लेकिन केदारनाथ की जनता को त्रिभुवन के तौर पर एक नया नेता तो मिल ही गया है। इसके अलावा केदारनाथ उपचुनाव में एक और ऐसे मुद्दे की धमक सुनाई दी जो बीजेपी की गले की फांस बन गई। वो है दिल्ली के बुराड़ी में हुए केदारनाथ धाम के शिलान्यास की। हालांकि सरकार ने उस पर सफाई दी है और उस फैसले को भी बदला है, लेकिन उससे जो मैसेज जनता के बीच गया है वो भी भाजपा को इस चुनाव में फंसा रहा है। लोगों को लगता है कि अगर ये मंदिर दिल्ली में बन गया होता तो आने वाले समय में केदारनाथ का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। लोगों को लगता है यहां से शिला ले जाकर दिल्ली में उसका भूमि पूजन करना सरकार की नीयत को दर्शा रहा है। अगर समय से इसका विरोध नहीं होता तो सरकार लगभग ये कर चुकी होती। ये मुद्दा भी बीजेपी को बैकफुट पर धकेल रहा है। हमने भी इन्हीं कई सवालों को लेकर बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल का पक्ष जानना चाहा, लेकिन वो हमारे सवालों के जवाब देने से पहले ही उठकर चली गईं, जबकि वो इन सारे सवालों का जवाब देकर जनता के मन में बन रहे इस नैरेटिव को तोड़ सकती थी, पर वो ऐसा करने से चूक गईं। जबकि कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशी ने खुलकर इन सवालों पर अपनी राय रखी। ऐसे में एक बार फिर यही लगता है कि इस चुनाव में शतरंजी बिसात सीएम धामी को लेकर खुद उनके ही सो कॉल्ड भाजपाई ने बिछाई है। कुल मिलाकर ये चुनाव बीजेपी के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस नेता गणेश गोंदियाल के लिए महत्वपूर्ण इम्तिहान साबित होने वाला है। अयोध्या, चित्रकूट और बद्रीनाथ जैसी हिंदुत्व की सीट हारने के बाद बीजेपी अगर केदारनाथ भी गंवा देती है तो ये उसकी राजनीति के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस चुनाव में एक और चीज है जो पहली बार बीजेपी में देखी गई। आमतौर पर पूरे देश में हर चुनाव मोदी के नाम पर ही लड़ा गया है। ये चुनाव पहली बार मोदी वर्सेस कांग्रेस के बीच का न बनकर केदारनाथ वर्सेस सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच बनकर रह गया है। ऐसे में अगर भाजपा जीत जाती है तो इसका पूरा क्रेडिट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही जाएगा, और अगर इस चुनाव में हार हुई तो इसका ठीकरा भी सीधे सीधे धामी के सर पर ही फूटेगा। चुनावी पंडित अब कुछ भी कहें, पर हार जीत का फैसला तो लोकतंत्र में जनता ही करती है, जो अपने घरों से निकलकर वोट कर किसी के सर जीत का सेहरा पहना देती है तो किसी को जमीन पर दिखा देती है। इस चुनाव में क्या होगा इसके लिए बस थोड़ा सा ही इंतजार बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।